हाय। आज हम पढ़ेंगे ईटिंग डिसऑर्डर्स। आपके प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछा गया है, स्पेशल एजुकेटर से रिलेटेड जो एग्जाम था 87 उसमें पूछा गया था एक क्वेश्चन ईटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ। आज इसमें हम पढ़ेंगे ईटिंग डिसऑर्डर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, डायग्नोसिस यानी उसका निदान क्या है, और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया उसका क्या है, यानी उसके निदानात्मक जो मानदंड है या फिर मापदंड आप बोल सकते हो वो क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर तब होता है जब कोई व्यक्ति मानसिक जरूरत को पूरा करने के लिए खाता है या खाने से इनकार करता है, न कि किसी शारीरिक जरूरत को पूरा करने के लिए। इसमें क्या कहा गया है कि ईटिंग डिसऑर्डर तब होता है जब एक व्यक्ति अपनी जो मेंटल नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए खाता है, ना कि अपनी फिजिकल नीड है उनको पूरा करने के लिए। क्योंकि खाना हमारी फिजिकल नीड है, लेकिन इंसान जब उसको अपनी मानसिकता के स्तर पर ले आता है, उसको पूरा करने के लिए उस खाने को खाता है या फिर खाने से इनकार कर देता है, तब ईटिंग डिसऑर्डर होता है। फिर आगे बोला गया, व्यक्ति शारीरिक संकेतों को नहीं सुनता या शायद उन्हें भी जानकारी नहीं है। इसमें बोला गया कि वो शायद अपने फिजिकल साइंस हैं उसको नहीं सुनता है वो, या फिर उसको इससे रिलेटेड कोई जानकारी ही नहीं होती है, मतलब उसको पता ही नहीं होता है कि वो कर क्या रहा है। उसके आगे बोला गया है, एक सामान्य व्यक्ति भूख लगने पर भोजन करता है। आप सभी जानते हैं कि हमें जब भूख लगती है हम खाना तब भी खाते हैं। जब शरीर को अधिक आवश्यकता नहीं होती तो वह खाना बंद कर देता है। जब उसे संतुष्टि का संकेत मिलता है, जब हमें ये लगता है कि हाँ भाई अब हमें मतलब ये फील हो रहा है कि हाँ अब हमें भूख नहीं लग रही है, तो हम वहीं पर खाना बंद कर देते हैं। खाने के विकारों को आमतौर पर लक्षणों के अनुसार, जो ये खाने के डिसऑर्डर, विकार मतलब डिसऑर्डर हैं, जो ईटिंग डिसऑर्डर हैं उनको आमतौर पर यानी जनरल वे में उसके जो लक्षण हैं उनको वर्गीकृत किया गया है 3 टाइप्स में: एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और बिंजे ईटिंग डिसऑर्डर। ये 3 टाइप्स में उसको वर्गीकृत किया गया है ईटिंग डिसऑर्डर को। आगे हम इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, बुलिमिया नर्वोसा क्या है और बिंजे ईटिंग डिसऑर्डर क्या है। हालांकि किसी व्यक्ति को इनमें से किसी भी श्रेणी से संबंधित होने के बिना खाने का विकार हो सकता है। मतलब ये भी हो सकता है कि इनसे रिलेटेड मतलब कोई उसमें साइंस या सिग्नल्स दिखाई ना दें, लेकिन फिर भी उसको खाने का, इनसे संबंधित खाने का विकार हो सकता है। सॉरी, मतलब इसमें से तीनों में से किसी भी एक श्रेणी से रिलेटेड खाने का विकार हो सकता है। फिर हम पढ़ते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा है क्या, इसमें क्या होता है। शायद लास्ट टाइम भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था एनोरेक्सिया नर्वोसा से कि निम्नलिखित में से कौन एक ईटिंग डिसऑर्डर है। एनोरेक्सिया नर्वोसा का शाब्दिक अर्थ है, जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है उसका अर्थ क्या है, भूख का नर्वस लॉस। भूख का नर्वस लॉस होता है इसमें। अपनी भूख न खोएं लेकिन अक्सर भूखे होते हूं। मतलब इसमें ये बोला गया है युक्त भोजन से बचाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कैलोरी होती है, उस खाने से वो बचते हैं, और जबकि दूसरों के लिए खुशी से वो खाना बनाते हैं। वे आमतौर पर एक विकृत शरीर की छवि रखते हैं। उन्हें ये रहता है कि खाना खाने से उनका शरीर बेढंगा हो जाएगा, मोटे हो जाएंगे, तो उनके दिमाग में ये चीज़ रहती है, इसलिए वो खाना खाने से, कैलोरी युक्त खाना खाने से बचते हैं और सोचते हैं कि जब वे वास्तव में मोटे होते हैं तो वे बर्बाद हो जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि हम बर्बाद हो जाएंगे मोटे हो गए तो। और कई एनोरेक्सिक लोग अपने शरीर को ओवरसाइज किए गए कपड़ों में छिपाने की कोशिश करती हैं, और कुछ लोगों को लगता है जैसे कि वो मोटा हो रहे हैं तो वो अपने आप को, जो उनके साइज के कपड़े हैं उनसे ज़्यादा बड़ा, मान लो स्मॉल साइज है तो वो एक्स्ट्रा लार्ज साइज या लार्ज साइज के कपड़े पहनकर अपने शरीर को छिपाना चाहते हैं।
तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में आपको ओवरऑल पता चल गया होगा कि नर्वस लॉस ऑफ एपेटाइट होता है इसमें, और इसके अलावा इंसान खाना तो चाहता है लेकिन फिर भी अपने आप को भूखा रखता है, क्योंकि उसको ये लगता है, उसका मेंटली उसके दिमाग में ये चीज़ फिट हो जाती है कि अगर वो ज़्यादा कैलोरी युक्त भोजन खाएंगे तो वो मोटे हो जाएंगे। तो एक तरह से ये क्या है, वो दिमाग यूज़ कर रहे हैं और उसको चला के वो खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि इस टाइप का जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है उसका निदान क्या है। अगर लोगों को उनकी उम्र और सामान्य परिस्थितियों में ऊंचाई के लिए अनुमानित वजन का 85% से कम वजन होता है तो उन्हें एनोरेक्सिक माना जाता है। इसमें बताया गया है कि एक इंसान को एनोरेक्सिक कब माना जाएगा। ऐसे ही हम किसी को लेबल नहीं दे सकते हैं, उसको मतलब हर एक उसके लिए टेस्ट होता है, देखा जाता है उसको, या तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू या किसी टेस्ट के थ्रू, तब पता चलता है कि ये वाकई में एनोरेक्सिक है या नहीं है। हम अपनी तरफ से एक दो सिम्टम देख के ये नहीं कह सकते कि ये इंसान ऐसा है। तो इसमें उसके लिए बता दिया गया है कि कब उस इंसान को एनोरेक्सिक माना जाएगा। यदि उसकी उम्र और जो सामान्य परिस्थितियों में उसकी ऊंचाई है उसके अनुमानित वजन का अगर 85% से कम वजन है तो उसको एनोरेक्सिक माना जाता है। वे अपने महत्वपूर्ण वजन घटाने के कारण बेहद पतले और कमजोर लग सकते हैं और उन्हें अक्सर कम रक्तचाप, कब्ज, निर्जलीकरण और शरीर के कम तापमान सहित अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। मतलब उनमें रक्तचाप क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है उनका, कॉन्स्टिपेशन कब्ज होती है, निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होती है उनके शरीर में, और लो बॉडी टेम्परेचर, उनका शरीर का जो तापमान है वो भी काफ़ी कम रहता है। यानी आप किसी को टच करते हो, हाथ उसके नॉर्मली ठंडे लगते हैं गर्मियों में भी, तो इससे क्या हिंट मिलता है कि इसका मतलब उस इंसान का टेम्परेचर भी, बॉडी टेम्परेचर भी लो रहता है। फिर देखते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। एनोरेक्सिया नर्वोसा के लिए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या दिया गया, वो भी किसमें, DSM 4 में, लेकिन अब DSM 5 भी आ चुका है। DSM 4 में क्या दिया गया है क्राइटेरिया। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है शरीर के वजन या उम्र और ऊंचाई के लिए आमतौर पर मान्यता प्राप्त सामान्य स्तर का 85% से ऊपर रखने से इनकार। वही जो बात इसके डायग्नोस्टिक में दी गई है, निदान में दी गई है, वही चीज यहाँ पे बताई गई है सेम DSM 4 में, कि उसकी ऊंचाई और जो उम्र है उसके अकॉर्डिंग जो उसका वजन होना चाहिए उसका 85% से कम है। कम वजन होने पर भी वजन बढ़ने या मोटा होने का डर रहता है। अगर किसी इंसान का पहले ही वेट काफी कम है और उसको ऐसा लग रहा है कि उसका वजन बढ़ रहा है या वो मोटा हो रहा है, उसको इस चीज का डर है, तो ये भी उसका एक सिम्टम है। शरीर के वजन या आकार के अनुभव में गड़बड़ी, आत्मसम्मान पर इन कारकों का अनुचित प्रभाव या वर्तमान कम शरीर के वजन के स्वास्थ्य जोखिमों की गंभीरता से इनकार। इसमें यह दिया गया है कि उस इंसान को मतलब वजन से संबंधी जो उसके अनुभव एक्सपीरियंस रहे हैं उसमें डिस्टर्बेंस होती है, और जो इन कारकों के कारण जो उसका मतलब वजन है उसके आत्मसम्मान पर काफी प्रभाव पड़ता है इनका। यदि मासिक धर्म शुरू हो गया है तो लगातार 3 मासिक धर्म चक्कर की अनुपस्थिति रहती है उसमें। मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, उसमें भी मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स में भी क्या होता है, मतलब उसको अगर लगातार 3 मासिक धर्म चक्कर की अनुपस्थिति होती है तो वो इंसान, अगर ये पॉइंट्स हैं उसमें ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग DSM 4 के अकॉर्डिंग वो क्या है, एक एनोरेक्सिक पर्सन है। फिर इसके बाद हम इसका सेकंड टाइप देखते हैं। उससे पहले हम एनोरेक्सिया के भी टाइप्स देख लेते हैं। इसके भी 2 प्रकार हैं। पहला है प्रतिबंधित प्रकार, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेस्ट्रिक्टिंग टाइप, जिसमें मुख्य ध्यान भोजन सेवन पर होता है। मतलब इसमें पूरा फोकस है भोजन सेवन पर होता है, यानी इनटेक पर होता है। सेकंड पॉइंट है द बिंजे। ये अलग भी है लेकिन इसके टाइप्स में भी आता है, जिसमें खाना शुद्ध करने का प्रकार, जिसमें उल्टी, जुलाब आदि द्वारा शुद्ध करने के बाद नियमित रूप से बिंजे ईटिंग भोजन होता है।
इसमें इंग्लिश में बोलूं, अगर आप, ये ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गई है, इंग्लिश में ईटिंग या पर्गिंग टाइप होता है, जिसमें क्या होता है, विच देयर इज रेगुलर बिंजे ईटिंग, जिसमें बिंजे ईटिंग होती है लगातार, और उसमें वो किसके द्वारा फॉलो की जाती है लगातार, वॉमिट के द्वारा या फिर लेग्जेटिव्स के द्वारा, यानी जुलाब बोलते हैं जिसको, उसके द्वारा। तो ये दो इसके टाइप्स में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है प्रिवेलेंस क्या है इसकी, एनोरेक्सिया नर्वोसा की। इसकी प्रिवेलेंस देखते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा मुख्य रूप से महिलाओं में होता है। हर पुरुष पीड़ित के लिए 15 महिलाएं हैं जिन्हें विकार है, यानी यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर 15 महिलाओं में है, वहां पर एक पुरुष को मिलता है ये 1:15 मेल फीमेल का रेशियो है। हालांकि इस बात के प्रमाण है कि खाने के विकार वाले पुरुषों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अब प्रमाण कुछ जो रिसर्च से पता चल रहा है कि पुरुषों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ रही है। एनोरेक्सिया आमतौर पर 14 से 16 साल के बीच शुरू होता है। हालांकि इंग्लैंड के लंदन में ग्रेट आर्मंड स्ट्रीट चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के 2 शोधकर्ताओं ने बताया कि युवावस्था में बच्चों में एनोरेक्सिया के मामले सामने आते हैं। एडोलसेंस में ज्यादा देखने को मिलते हैं ये 8 साल के रूप में, या फिर जो लेटर चाइल्डहुड होता है उसमें भी देखने को मिल जाते हैं। ऐसा अनुमान है कि एनोरेक्सिया से पीड़ित 5 से 15% लोगों की इससे या संबंधित विकारों से मृत्यु हो जाती है। और ज़्यादातर ये भी देखने को एस्टिमेटेड बताया गया है, एस्टिमेट लगाया गया है कि एनोरेक्सिया से जो पीड़ित है या इससे संबंधित, जैसे इसके टाइप्स बताए थे मैंने, ये एक रेस्ट्रिक्टिंग टाइप है, और ये सेकंड पॉइंट है उसमें क्या बताया गया, बिंजे टाइप। इसमें क्या होता है, इससे रिलेटेड विकारों में इंसानों की 5 से 15% लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। फिर नेक्स्ट है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में क्या बताया है, बुलिमिया नर्वोसा को अनिवार्य बिंजे ईटिंग के एपिसोड की एक विशेषता बताया गया है। ये जो बिंजे ईटिंग है, जो थर्ड टाइप हम पढ़ेंगे, उसका एक एपिसोड बताया गया है इसको। बुलिमिया वाले लोग तेजी से होने वाले अनियंत्रित तरीके से बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ खाते हैं। इसमें क्या होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ज्यादा लेते हैं। वे कुकीज के एक भार से अधिक खाते हैं, एक मतलब जितना नॉर्मल इंसान को खाना चाहिए उससे ज़्यादा खा लेती हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करती हैं। जैसे कि वे पूरा पिज़्ज़ा, आइसक्रीम का एक पूरा टब, आलू की चिप्स के कई पैकेट, बड़े बड़े पैकेट खा जाते हैं। एक पूरे मलाईदार डेजर्ट, ये रेगिस्तान नहीं, यहाँ पे आ गए डेजर्ट, स्वीट्स एक पूरे कीचे और बहुत सारी फिजी या दूधिया पेय पदार्थ खा जाते हैं। इसमें बताया गया फिजी, लोट्स ऑफ फिजी। और क्या होता है, जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा खा लेते हैं। वे आमतौर पर ऐसे खाद्य पदार्थों को चुनते हैं जो नरम और खाने में आसान होते हैं, क्योंकि वो जल्दी जल्दी भूख लगती है उनको, जल्दी जल्दी खाते हैं, तो वो ऐसे पदार्थों को, ऐसे खाने के पदार्थों को चुनते हैं जो कि खाने में बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और जल्दी उनसे आसानी से चब जाएं, खा जाते हैं उनको। जुलाब लेने के परिणाम स्वरूप आमतौर पर पेट का दर्द, ज़्यादा खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो ऑब्वियस है उनको पेट का दर्द होगा। किसी प्रकार की शुद्ध या तो स्वप्रेरित उल्टी या सोच के साथ समाप्त होता है, जिसमें फिर या तो वो खुद से उल्टी करते हैं, उन चीज़ों के साथ ये चीज़ें समाप्त होती हैं। कुछ लोग रंगीन मारकर भोजन खाकर अपनी बिंजे की शुरुआत करते हैं ताकि वे यह बता सके कि उन्होंने अपने द्वारा ग्रहण किए गए सभी खाद्य पदार्थों को फेंक दिया है। हालांकि कई लोग खुद को बिंजे ईटिंग वाले के रूप में वर्णित करते हैं। यह बुलिमिया में द्विधातुमान, ये बिंजे ईटिंग है ना, इसको ही हिंदी में द्विधातुमान बोलते हैं। खाने की गंभीरता और आवृत्ति है।
जो इसे इतना गंभीर विकार बनाती है। मतलब इसमें जल्दी जल्दी भूख लगती है, जल्दी जल्दी खाते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में खा जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या है, इसकी एक गंभीरता है और इसको एक गंभीर विकार बनाते हैं। हल्के मामलों में एक व्यक्ति सप्ताह में 2 या 3 बार बिंज ईटिंग कर सकता है। अधिक चरम मामलों में यह सप्ताह में 30 बार हो सकता है और ज्यादातर ये कब हो सकता है, 30 बार सप्ताह में। जो व्यक्ति जिनको बहुत ही ज्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना खाने की आदत हो जाती है और वो सप्ताह में 30 बार भी हो सकता है। वैसे नॉर्मली इंसान करते हैं 2, हद मार के 1 या 2 बार ही करते हैं। फिर इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं फॉर बुलिमिया नर्वोसा DSM-4 के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अक्सर बिंज ईटिंग के एपिसोड जो दोनों की विशेषता है, मतलब जो हमने उस बुलिमिया नर्वोसा देखा है और एनोरेक्सिया नर्वोसा देखा है, उसमें खाने की मात्रा जो निश्चित रूप से ज़्यादातर लोगों की तुलना में, बड़े लोगों की तुलना में अधिक समय और समान परिस्थितियों में खाएंगे, वो ज़्यादा होती है। इसमें अधिक ईटिंग मतलब बहुत ज़्यादा खाना, उसमें मतलब वो नियंत्रित नहीं कर पाते अपने आप को, नियंत्रण की कमी होती है उसमें। उल्टी के लिए क्षतिपूर्ति करने और उल्टी, जुलाब, उपवास या अत्यधिक व्यायाम सहित वजन बढ़ने से रोकने के लिए आवर्तक व्यवहार। जैसे फिर उनको लगता है कि हमने ज़्यादा खाना खा लिया है, या तो वो खुद से उल्टी करते हैं, या फिर उनको जुलाब लग जाता है, या फिर वो फास्ट रखते हैं, या फिर व्यायाम करते हैं उस वजन को बढ़ने से रोकने के लिए। बिंज ईटिंग और प्रतिपूरक व्यवहार दोनों की घटना कम से कम 3 महीने की अवधि के लिए सप्ताह में 2 बार होती है। स्वमूल्यांकन जो कि वजन और शरीर के आकार से अधिक प्रभावित होता है, इसमें वो खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं। बुलिमिक व्यवहार जो केवल एनोरेक्सिया नर्वोसा के एपिसोड के दौरान नहीं होता। एनोरेक्सिया नर्वोसा के दौरान बुलिमिक व्यवहार नहीं होता है, क्योंकि एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या बताया गया है कि खाना ही नहीं खाते, वो अपनी भूख को मार लेते हैं। और बुलिमिया नर्वोसा में क्या बताया कि कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जल्दी जल्दी वो खाते रहते हैं। इसके भी टाइप्स में दिया गया है, पहले टाइप में दिया गया है इसमें, जिसमें जुलाब की उल्टी या खुराक का उपयोग वर्तमान प्रकरण के दौरान किया जाता है। फिर सेकंड है नॉन पर्गिंग टाइप, जिसमें उपवास या अत्यधिक व्यायाम होता है। पहले में तो क्या होता है, ये खुद से उल्टी कर लेते हैं, ज्यादा हो जाता है उनको खाना। दूसरे में क्या होता है, या तो वो उपवास रखते हैं या फिर व्यायाम करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। फिर इसके बाद दिया गया इसके इम्पैक्ट क्या है, बुलिमिया के इम्पैक्ट क्या है। बुलिमिया, इसमें क्या होता है, बिंजिंग यानी बिंजे ईटिंग और पर्गिंग, इसमें स्पेलिंग क्या होगी, PURGING की प्रक्रिया से शरीर के बाकी हिस्सों पर सभी प्रकार के दुष्प्रभाव हो सकती हैं। बुलिमिया पीड़ितों में अक्सर फ्लफी गाल होती हैं, मतलब काफी फ्लफी होती हैं। उनको देख के मन करता है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, मोटे बच्चे होते हैं थोड़े, उनके गालों को पकड़ने का मन करता है, ऐसे उनके चिक्स हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उल्टी निचले जबड़े में पैरोटिड ग्रंथियों को सुजा देती है। इसमें उल्टी से क्या होता है, जो निचला जबड़ा होता है उसमें क्या होता है, पैरोटिड ग्रंथियां होती है, उनमें सूजन आ जाती है। उनकी टूथ एनिमल अक्सर एसिड की वजह से क्षय हो जाती हैं। जो टूथ एनिमल होते हैं तो वो क्या हो जाती है, अक्सर उनमें क्षति आ जाती है, एसिड ज्यादा होने की वजह से क्षति हो जाती है, क्योंकि वॉमिट होती है उसके साथ एसिड आता है, उसकी वजह से ये ऐसा होता है। आप अपने हाथों की पीठ पर छोटी कॉल्स को भी नोटिस कर सकते हैं। यहाँ ये हाथों की पीठ नहीं, ये हाथ की जो बैक साइड होती है उसमें आप
कैलस यानी CALLOUS स्पेलिंग ये दी गई है, जिसका मतलब होता है कि थोड़ा स्टिफ या रिजिड, कठोर महसूस करते हैं, जो ऊपरी दांतों के खिलाफ रगड़ के कारण होता है, जो कि ऊपरी दांतों की साथ रगड़ के कारण होता है। जबकि खुद को बीमार बनाने के लिए अपनी उंगलियों को नीचे फेंकते हुए, इस लाइन को आप इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हैं। इसमें यह बोला गया है कि यू माइट ऑल्सो नोटिस लिटिल कैलस ऑन द बैक ऑफ देयर हैंड्स कोज्ड बाय, किस वजह से ये होता है आपकी बैक साइड में हैंड की, ये कैलस यानी कुछ होल से बन जाते हैं, या फिर वो स्किन क्या होती है थोड़ी रिजिड हो जाती है, कठोर हो जाती है वहां से, किस कारण से, कोज्ड बाय द रबिंग अगेंस्ट द अपर टीथ, ये बोला गया ना ऊपरी दांतों की अगेंस्ट, वाइल स्टिकिंग देयर फिंगर, अपनी फिंगर की सहायता से, डाउन देयर थ्रोट, गले के साथ, किस लिए यूज की जाती है वो दांतों में फिंगर्स, खुद को बीमार करने के लिए, टू मेक देमसेल्फ सिक, अपने आप को बीमार करने के लिए। यहाँ पे के लिए इंग्लिश से मैंने हिंदी में किया, थोड़ा गूगल डिक्शनरी में ऐसे ही होता है, वर्ड्स को इधर उधर घुमा देते हैं, लेकिन आप मीनिंग समझ ही गए होंगे। वॉमिट करने के लिए भी कुछ इंसान मुंह में उंगली डालते हैं, गले में उंगली डालते हैं, और उसकी वजह से वो आप देख सकते हैं उनके हाथों पे बैक साइड में भी निशान होते हैं। फिर नेक्स्ट बोला गया, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, बुलिमिया पीड़ितों को उनकी पाचन तंत्र, निर्जलीकरण और पोषण संबंधी संतुलन और चिंता, अवसाद और नींद की समस्या के साथ भी समस्याएं होती हैं, यानी उनको इससे रिलेटेड भी क्या होती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बुलिमिया की वजह से। वो क्या क्या होती हैं, एक तो उनको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उनका, उसमें दिक्कत हो सकती है, यानी पाचन तंत्र में डिहाइड्रेशन हो सकता है, उनका जो न्यूट्रिशनल बैलेंस है उसमें भी उतार चढ़ाव हो सकता है, वो भी गड़बड़ा सकता है, एंग्जाइटी ज़्यादा हो जाती है, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं इंसान, और उनकी नींद भी काफ़ी डिस्टर्ब होती है। ये सभी उसके सिम्टम्स दिए गए हैं बुलिमिया के। फिर इसके बाद देखते हैं बिंजे ईटिंग, जिसकी इन दोनों में ही बात हुई है, एनोरेक्सिया नर्वोसा में और सबसे ज़्यादा बुलिमिया नर्वोसा में। इसमें ये दिया गया है, ये एक प्रतिपूरक व्यवहार के उपयोग के बिना बिंजे ईटिंग एपिसोड की विशेषता है, यानी ये एपिसोड्स होते हैं, इट इज characterized by episodes of binging without the use of compensatory behaviors such as purging that are seen in bulimia nervosa। ये वही बताया गया है जो बुलिमिया नर्वोसा में हम बिंजे ईटिंग की बात कर रहे थे, उसमें प्रतिपूरक व्यवहार देखा जा सकता है। दो आम पैटर्न, जो दो सामान्य पैटर्न्स हैं वो हैं, उनकी विशेषता है अनिवार्य रूप से लंबे अंतराल, जैसे काम पर पूरे दिन या कंप्यूटर टेलीविजन के सामने पूरी शाम, या फिर सामान्य भूख को संतुष्ट करने के लिए आवश्यकताओं से परे एक समय में बड़ी मात्रा में भोजन की खपत। बिंजे ईटिंग विकार अक्सर वजन विनियमन और कुछ समय के मोटापे के साथ समस्याओं की ओर जाता है। इसमें क्या बताया गया कि अक्सर इसमें वजन है कि में क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है, और समय के साथ मोटापे से संबंधित समस्याएं आती हैं। नैदानिक अभ्यास में बिंजे ईटिंग विकार और नॉन पर्गिंग बुलिमिया नर्वोसा के बीच अंतर करना मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, डायग्नोज करते हैं इसमें कि कौन सा टाइप होगा ईटिंग डिसऑर्डर का, तो इन दोनों में बिंजे ईटिंग में और नॉन पर्गिंग बुलिमिया नर्वोसा होता है जो उसका सेकंड टाइप था बुलिमिया नर्वोसा का, इनमें अंतर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ चीज़ें इनमें काफ़ी सेम हैं, लेकिन बुलिमिया नर्वोसा और जो एनोरेक्सिया नर्वोसा था उसमें फिर भी काफ़ी डिफरेंस था। एक में तो मतलब इंसान को भूख लगती है लेकिन वो फिर भी नहीं खाता है, अपने ऊपर कंट्रोल करता है, और दूसरे में क्या था, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो कंज्यूम करता है थोड़े थोड़े समय के बाद। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि बिंजे ईटिंग वाली महिलाओं ने अधिक नकारात्मक प्रभाव, अवसाद और चिंता का अनुभव किया, यानी डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का इन्होंने काफ़ी अनुभव किया।
इससे पता चलता है कि उपचार के दृष्टिकोण को बिंज ईटिंग वालों को खराब मूड के साथ अधिक अनुकूलता से सामना करने में मदद करने पर ध्यान देना चाहिए। तो इसमें अगर उस इंसान को बिंज ईटिंग की सोच के अगर हम उसका उपचार कर रहे हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए इनके खराब मूड को में अनुकूलता लाने का प्रयास करना चाहिए। मनोदशा के अलावा स्थितिजन्य और संज्ञानात्मक कारक अक्सर बिंज ईटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी जो उनका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है उसमें, और जो स्थितिजन्य और संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव जो फैक्टर्स हैं वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसमें। ट्रिगर्स ऑफ बिंज ईटिंग, यानी इसको ट्रिगर क्या करती है, बिंज ईटिंग को क्या चीज ट्रिगर करती है। विशेष रूप से तनावपूर्ण स्थिति, विशेष रूप से परेशान करने वाले विचार, किसी चीज के बारे में अपराध बोध महसूस करना जिससे सामाजिक रूप से अलग थलग या बहिष्कृत महसूस किया जाता है। इसमें इंग्लिश में अगर मैं बोलूं ये चीजें, आप हिंदी में तो समझ ही गए हैं सीधा। इसमें ये पॉइंट्स बोले गए हैं जैसे पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल सिचुएशन, लगातार ही मतलब किसी इंसान को कोई तनाव बना हुआ है, उस स्थिति में भी बिंज ईटिंग स्टार्ट हो सकती है। बहुत इंसान ऐसे होते हैं कि स्ट्रेस महसूस करते हैं या किसी चीज़ की टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो खाना शुरू कर देते हैं। बहुत से इंसान चॉकलेट, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में कि चॉकलेट खाना शुरू कर देते, परेशान है किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं लगातार तो चॉकलेट खाना शुरू कर देते हैं, या बहुत से पेस्ट्री केक खाना शुरू कर देते हैं। एक तरह से वो खाना कैसा है, काफ़ी फैट होती है इस प्रकार के खाने में। तो ये चीज़ें क्या है, एक तरह से उनको तनावग्रस्त है वो इंसान, लेकिन उस चीज उसके साथ साथ वो ज़्यादा मात्रा में कई बार कंज्यूम कर लेता है खाना, तो ये चीज़ें भी उसको ट्रिगर करती हैं उस टाइम पे, और इनकी वजह से ही वो बिंज ईटिंग होती है। फिर सेकंड पॉइंट दिया गया, और क्या करता है, पर्टिकुलर अपसेटिंग थॉट्स, जिससे मतलब वो परेशान हो जाता है, अपसेट हो जाता है कुछ चीज़ों से, तब भी होता है, वो चीज़ भी इसको ट्रिगर करती है बिंज ईटिंग को। थर्ड पॉइंट बताया गया है, फीलिंग गिल्ट अबाउट समथिंग वन हैज डन, या फिर उस इंसान ने कुछ ऐसा काम किया होता है जिसे लेकर वो गिल्ट फील करता है, तब भी ऐसा हो सकता है, बिंज ईटिंग को ट्रिगर कर सकता है वो चीज। फिर लास्ट पॉइंट ये बोला गया है जिसमें फीलिंग सोशली आइसोलेटेड और एक्सक्लूडेड, कई बार इंसान अपने आप को अलग थलग महसूस करता है, आइसोलेट महसूस करता है, तो भी वो चीज बिंज ईटिंग को ट्रिगर कर सकती है। तो ये थे आपके ईटिंग डिसऑर्डर्स, और इससे रिलेटेड शायद अब की बार भी होप्सो कोई क्वेश्चन आ जाए। इसके अलावा बाकी हम देखते हैं कि डिसऑर्डर और भी तरह के होते हैं, जैसे स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, उससे रिलेटेड भी मैं शायद आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।